जैसे एमबीबीएस की पापा चले गए, ठीक है, जिम्मेदारियाँ आ गई, पढ़ना भी चाहा लेकिन पढ़ाई से 2-3 साल का गैप आ गया। उसके बाद फिर शादी होगी, टाइम लग गया, अभी जस्ट शादी हुई है, शादी का थोड़ा ओवर लोड भी है, घर पे कोई जिम्मेदार नहीं, मैं जिम्मेदार देख। और 3 साल से मैं जब से पापा गए हैं तब से कंटिन्यू पैसा में जे आगे पोस्ट पे जॉब भी कर रहा हूँ, और अब तो मुझे थोड़ा क्लिनिक पे बाहर पेशेंट देखना पड़ता है, फिर शादी का थोड़ा है मेरे पास जो करना। तो यार देख, अब ऐसा है कि मेरे को एमओ भी सोच रहा हूँ कि ठीक है, क्योंकि सेट हो जाऊँगा एमओ कर ज्वाइन होने के बाद। तो लेकिन मैं दिन भर बिजी भी रहता हूँ, सुबह हॉस्पिटल जाता हूँ, उसके बाद भी बाहर क्लिनिक पे पेशेंट वगैरह देखना, दिन ऐसा निकल जाता है। दिन में 3-4 घंटे से ज़्यादा तो देख मैं दे नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि 3-4 घंटे टाइम में मैं जैसे मानते कि M3 ज्वाइन करने के बाद अच्छे से पढ़ पाऊँ और मैं एमओ क्लिक हो पाए। पहली चीज़ तो यही है कि आपने सोचा कि आप एमओ क्रैक करना चाहते हैं। सो जहाँ आपने इस चीज़ के लिए क्वेरीज रखी, अपनी सिचुएशन बताई, तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर है कि आप एमओ देना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, आपकी अंदर से इच्छा है कि आप एमओ देना चाहते हैं, क्रैक होना चाहते हैं, एक वेल सेटल्ड लाइफ एमओ से देना चाहते हैं। अब जो बात रही फैमिली सिचुएशन की, बाकी सिचुएशन की, वो सबके साथ में रहती है, आपके साथ थोड़ी ज़्यादा रही है, तो अपने को सारी चीज़ों को मैनेज करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो और उसमें भी अच्छे रैंक्स, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो शुरुआत कहाँ से होगी? खुद से। पहली चीज़ खुद सोचेंगे कि हाँ, मैं जितना टाइम मुझे मिल रहा है, कितने टाइम दिन अभी बचे, 10 नवंबर को ऑलमोस्ट 50 डेज बचे हैं, यस। और ऑलरेडी आपने एमबीबीएस की है, काफ़ी कुछ आपने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि आप जॉब कर रहे हो या जॉब कर रहे थे, जॉब भी आप क्लिनिकल में ही कर रहे हो, मेडिकल वाले फील्ड में ही कर रहे हो। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, जैसे आप सर्जरी में होगी, वहाँ जो भी चीज़ें देखते हो वो जब पढ़ोगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कोरिलेट तो होगी ही। तो ऐसा नेगेटिव थिंकिंग, ऐसा कुछ भी अपने को नहीं लाना है, उन चीज़ों को मोटिवेशन की तरह ही लेना है कि जो भी इम्पैक्ट अपनी लाइफ में आए ना, वो अपने को मोटिवेट करते हैं कि अपन जितनी चीज़ें अपने को मिल रही है, जितना टाइम अपने को मिल रहा है, उसमें अपना बेस्ट एफर्ट दें, उस टाइम को अपन पूरा यूटिलाइज करें, उसको बिल्कुल भी खराब नहीं करें। जैसे आपको 3-4 घंटे मिल रहे हैं ना, 4 घंटे में अपना 100% दो। ऐसा नहीं है कि उसमें अपन 1 सेकंड भी खराब करो। क्यों? क्योंकि अपने माइंड में रहना चाहिए कि मैं जॉब करता हूँ, फैमिली की कंडीशन सही नहीं है, फैमिली को सपोर्ट देना है, बाकी सारी सिचुएशन अपने को समझनी है। और एक लो होता है, पार्किंसन लो होता है, वो यूँ बोलता है कि जितना कम टाइम अपने को मिलता है ना, उस चीज़ में अपन उतना ही अलर्टनेस से, अटेंशन से, फोकस से काम करते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अपन बना पाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, अपनी स्पीड बढ़ती जाती है, अपना अटेंशन बढ़ते जाता है। यदि अपने को कोई बोले ना कि ये चैप्टर आपको 10 घंटे में पढ़ना है, बताओ कैसे पढ़ोगे? बीच में थोड़ा बहुत आलस तो आएगी सी, स्पीड स्लो होएगी सी। उसी चैप्टर को मैं कहूँ कि 10 मिनट में पढ़ना है, किस अलर्टनेस से, किस तरीके से आप उस चीज़ को पढ़ोगे, ये इमेजिन कर सकते हो। तो बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हो, जितना टाइम यहाँ पे मिल रहा है, बस यहाँ पे आपको कैसे चलना है, एक सेलेक्टिव वे से चलना है। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम ना तो थ्योरी का है, ना ये नीट है, ना FNG है, ना IIT। एग्जाम कौन सा है? RUHS। कौन करने करा रहा है? RUHS। और सबसे अच्छी चीज़ है कि 10 साल के पेपर्स इसके अवेलेबल हैं और हर साल के पैटर्न में कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। ये चीज़ भी आप मानते हैं कि हर साल के पैटर्न में कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। 100 MCQs है, 100 मार्क्स है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या चीज़ है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी आप अटेम्प्ट करोगे, अगर सही हो गया तो मार्क्स पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो जो 4 महीने जो आपको 50 दिन यहाँ पे मिल रहे हैं और 19 सब्जेक्ट आपके पास में है, तो इतना ब्रॉड लेवल लेके नहीं चलना है अपने को सेलेक्टिवली लेके चलना है। जब हम यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं, इससे पहले हमने पंजाब एमओ की प्रिपरेशन कराई, हरियाणा एमओ की प्रिपरेशन कराई और साल भर से नीट PG IICT के बेस जो चल रहे हैं, उसमें हमने एक कॉमन चीज़ यहाँ पे नोटिस की है कि एग्जामिनर किस ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, एग्जामिनर किस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, उनका क्वेश्चन बनाने का माइंडसेट क्या है। तो आपको स्टूडेंट की तरह से नहीं पढ़ना, आपको एग्जामिनर मान के पढ़ना है कि यदि पेपर सेट होता है तो किस तरीके से होता है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन उसमें आते हैं। सो हमने जो यहाँ पे पैटर्न देखा ना, उसमें 2 चीज़ें नोट की। एक चीज़ तो ये कि इसमें जनरल चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे जनरल पैथोलॉजी से क्वेश्चन आ जाएंगे, इन्फ्लामेशन से ये पूछने लग जाएंगे, इसके बाद ये जनरल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। पुराने पेपर आप देखोगे तो उसमें जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, काफ़ी भर के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। यस, जनरल माइक्रोबायोलॉजी पे काफ़ी क्वेश्चन है। तो या तो जनरल चीज़ों से पूछेंगे जो एकदम बेसिक होगी, जो आपने कहाँ पढ़ी होगी, MBBS में। यस, उसके बाद में कुछ स्पेशल चीज़ें पूछते हैं, उसका ना इमेज देते हैं, ना सिनेरियो देते हैं, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड
डाटास, इपोनिम्स, यस ऐसे होते हैं ना, ट्रायड, क्लिनिकल टेस्ट, क्लिनिकल साइन, DOC मतलब ड्रग ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। डायरेक्ट पूछेंगे कि इसके प्रोफाइलेक्सिस में क्या देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, किडनी में कितने सेगमेंट होते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका कितना होता है। तो आपको डायरेक्ट वन लाइनर के फॉर्म में वो वैल्यूज वहाँ पे पूछते जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जनरल चीज़ों तो आपकी फटाफट रिवाइज हो जाएगी। जैसे आप पैथोलॉजी को लेंगे, जनरल पैथोलॉजी फटाफट से पढ़ सकते हैं क्योंकि वो बेसिक है। और जो स्पेशल चीज़ें यहाँ पे होती है ना, स्पेशल चीज़ें मतलब आपको पूछा क्लिनिकल टेस्ट और हम आपको क्लियर करवाएंगे एनाटोमी से रेडियोलॉजिकल तक सारे क्लिनिकल टेस्ट एक साथ एक ही सेशन में एक ही बार में, यस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, सेशन में ही याद कर लोगे। कैसे याद कर लोगे, हम केवल सेशन लेंगे नहीं, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपको एक्टिव रिकॉल कराएंगे। एक्टिव रिकॉल का मीनिंग क्या होता है, आपसे पूछेंगे, पढ़ाते पढ़ाते आपसे पूछेंगे बताओ ये 2 मिनट पहले पढ़ा, आंसर क्या जाएगा, आप कमेंट में लिखेंगे। तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे चीज़ों से जुड़े रहेंगे। तो ये सब कैसे जूम पे? नहीं, ये सब के लिए M3 Academy का अपना अपना प्लेटफॉर्म है, उसकी वेबसाइट भी है M3 Academy mnemonics.com, ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप है यहाँ पे। और इसके अलावा इनका तो उस पे इतने सारे एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं इतने सारे? हाँ ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। बट होता है क्या है, सेशन जब लाइव रहता है, जब उसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हमने पूरी फैसिलिटी दी है कि कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो जब लाइव सेशन रहे तो वो उसको अटेंड करे। और जो रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं उनके लिए हम उनको ऐप एंड वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। जो भी हमारा प्रीमियम पैकेज लेते हैं उनके लिए वो मिल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको भी इसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी के कंटेंट देने के लिए प्रीमियम टूल्स, कहीं इक्विपमेंट हमको यूज़ करने पड़ते हैं, टीम हमको बिठानी पड़ती है पूरी। इसलिए तो सपोर्ट हम स्टूडेंट से थोड़ा सा चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक प्रीमियम पैकेज यहाँ पे 19 सब्जेक्ट का दे रहे हैं। सो चीज़ में बात कर रहा था लाइव सेशंस तो की। ये सब जो है सब कुछ M3 Academy पे? हाँ, ये सब जो M3 Academy ऐप पर ही है। और आप सर्च करेंगे तो RUHS MO के लिए ये शुरुआत हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड के बेसिस पर आज से 6 महीने पहले हमने इसमें बैच शुरू कर दिया था, क्योंकि स्पेशल बैच अभी तक, स्पेशल कोर्स या अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं था। और अभी के समय की डिमांड है, एक टाइम था जब MO काफ़ी कम बच्चे देते थे और आज MO काफ़ी चॉइस बनती जा रही है। यहाँ तक कि जो UTB के डॉक्टर्स हैं, PG रेजिडेंट्स हैं, या फिर बात करें कि FNGs हैं, अदर स्टूडेंट के, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, सब इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो वैकेंसी पिछली बार कितनी आई थी, 1700। इस बार कितनी आई है, 1200। कितनी कम वैकेंसी होगी। कॉलेज कितने खुल गए राजस्थान में, FNG कितने आ गए, स्टूडेंट तो बहुत सारे PGs भी दे रहे हैं, SRs दे रहे हैं। तो कंपटीशन तो आप मान रहे हैं यहाँ पे। तो जब किसी भी चीज़ के लिए ऐसा होता है ना कि कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं और कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं और सीट्स कम हो जाती है, इसका स्पष्ट मीनिंग क्या हो जाता है, कंपटीशन का बढ़ना। और बढ़े हुए कंपटीशन में अपन सर्वाइव कैसे करेंगे, जब अपन स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे, उसे एग्जाम के ओरिएंटेड तरीके से अपन पढ़ेंगे। सो जो लाइव सेशन की चीज़ मैं आपको बता रहा था, वो इसीलिए यहाँ पे बता रहा था कि उस सेशन में अपन एक्टिव रिकॉल करते हैं, साथ के साथ हम आपको याद करवाते हैं, सुपर इजी निमोनिक्स वहाँ पे हम देते हैं। इसके साथ ही हम लाइव टेस्ट भी करवाते हैं। कल का सेशन यदि आपने लिया हो एंटोमोलॉजी का, वेक्टर्स का, मॉस्किटो का, सो 30 क्वेश्चन हमने हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट क्वेश्चन उनको दिखाए थे, ऑप्शन उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था। फिर जो ज़्यादातर बच्चे ऑप्शन बोल रहे थे वो मैंने टिक किया था, आंसर उनके सामने आया था और मैंने उनको बताया था कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन के लिए। नहीं आता हो तब भी कैसे आंसर लगाओगे, और यदि आपने सही कर दिया तो और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पूरे 30 क्वेश्चन लाइव डिस्कस किए थे। उसके बाद सेशन मैंने शुरू किया। डिस्कस क्लास कितने बजे के आसपास होता है? ये मोस्टली इवनिंग और नाइट में रखते हैं, जैसे आप भी जॉब कर रहे हैं तो सात मॉर्निंग बजे के आसपास में तो जाने का सारे कैंडिडेट हो। सो इवनिंग या नाइट में ये लाइव सेशन रखते हैं, बट फिर भी यदि हमको दिन में टाइम मिल जाता है तो हम लाइव ले लेते हैं। सो घबराना बिल्कुल नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डेड PDF और प्री टेस्ट वो अपलोड हो जाता है। सो हमने जो सिस्टम बनाया है ना वो ऐसे बनाया है कि पहले प्री टेस्ट देते हैं, जैसे कि आज यदि किसी फिजियोलॉजी पे क्लास होने वाली है तो उसको पहले प्री टेस्ट देंगे, मतलब एक क्विज होगा पहले, उसके बाद में सेशन होगा। सेशन में लाइव आपने देखा ही है। अब जो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा फील करते हैं ना कि सर नीट में रैंक अच्छी नहीं आई, सर पिछले MO में रैंक अच्छी नहीं आई थी, सर टाइम नहीं मिल रहा है, सर वो सारी थॉट्स हमारे दिमाग में आ रही है। आपके दिमाग में भी आती है कुछ ऐसी थॉट्स की सर अभी तक पढ़ाई नहीं करी है और क्या पता हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हम दिन भर बाहर रहते हैं तो हाँ। कम दे पाते हैं, नहीं मिलता तो भी थोड़ा आलस भी कर जाते हैं। और ऐसा भी सोचता हूँ कि अब यदि 2 महीने बचे हैं
और यदि पढ़ाई नहीं हो पाता, यदि नहीं हो पाएगा तो फिर मैं पढ़ाई दूसरा कंपटीशन है। और ये सब सोच के आप ये भी सोच सकते हैं कि यार पढ़ाई क्यों करें जब अपना कट ऑफ अपन ला ही नहीं सकते, या अपना इतना टाइम ही नहीं है इतना पढ़ेंगे, वो बहुत सारी बातें रहती है। सो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा जितना भी टाइम इन चीज़ों को सोचने में आप लगाते हो ना, जितना भी टाइम सोचने में लगा रहे हो कि यार पिछले बार रैंक अच्छी नहीं आई थी, कंपटीशन ज़्यादा है, मैं तो पढ़ा नहीं है, जो भी कर रहा हूँ, तो आप खुद बताओ दिन में कितनी बार आपके दिमाग में से चीज़ें आती है, कितने मिनट्स आप इसमें खराब कर देते हो, ये कितना टाइम में आप इसमें खराब कर देते हो? काफ़ी बार अपना टाइम खराब करते हो। नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, तो वो एवरेज में बताऊँ तो आप अपने दिन का आधे से 1 घंटे से 2 घंटे तक इन चीज़ों में खराब कर देते हो, सोचने में। यहाँ तक कि आपको नींद भी ढंग से नहीं आती इस चक्कर में। तो यदि आप उस टाइम को कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लगाते, कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ने के लिए लगाते जो एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं, तो आपके मार्क्स इम्प्रूव होते। मान लो आपके मान लो 50 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 55 आते, आपके 60 आते, वेटिंग निकलती, गवर्नमेंट वैकेंसी बढ़ा देती, आपकी होप वहाँ पे रहती, चांसेस रहते। यस, तो अपने को यही समझना है कि किसी नेगेटिव चीज़ पे ध्यान नहीं देना, जो अब तक नहीं हुआ है उस पर भी ध्यान देने देना। अपने सामने क्या है, एग्जाम कब है, 10 नवंबर को। यहाँ से पीछे खींच के देखो कितने दिन बचे, 50 दिन। इसमें क्या कर सकते हैं वही सोचना है, इसमें मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं वही अपने को सोचना है, क्योंकि जो उल्टा सोच रहे हैं अपन उसमें अपना टाइम जा रहा है। एक भी क्वेश्चन का यदि उस टाइम को यूटिलाइज करके आपका आ गया तो देख लो यहाँ पे कट ऑफ यदि 72 गई, आपके 71 मार्क्स आगे, लेकिन पता चला जी। इसलिए पूरा टाइम यहाँ पे यूटिलाइज करना है। आप यहाँ पे कह रहे हो कि मैं दिन के 3-4 घंटे यहाँ पे दे पाऊंगा, तो 3-4 घंटे पूरे काम में लेने, पूरे मतलब 100%, और उसी जगह काम में लेना जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैंने आपको बताया ड्रग ऑफ चॉइस, स्टेटमेंट ऑफ द चॉइस, नेम सर्जरी, ट्रायंगल्स, क्लिनिकल साइन, क्लिनिकल टेस्ट, इपोनिम, सिंड्रोम, ऐसी चीज़ें। सो ऐसी चीज़ें, नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, ऐसी चीज़ें हमने ट्रेस की आपके लिए 10 ईयर के पेपर से, और सारी चीज़ें हमने लिस्ट वाइज आपको दी है, और लिस्ट वाइज हम उनको लाइव डिस्कस करते हैं, उनकी सुपर ट्रिक्स बताते हैं, उस पर टेस्ट लेते हैं, यस, उनको रिकॉल करवाते हैं। जैसे कल का टेस्ट था, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक तो लाइव सेशन चलेगा, बिल्कुल क्वेश्चन वगैरह होंगे, इसके अलावा कुछ नोट्स वगैरह कुछ और भी होंगे? देखो जो नोट्स होंगे ना वो पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, है ना, वो ऐप के अंदर ही मिलेंगे, वो उनको पढ़ सकते हो। तो आपको एक चीज़ देखनी है कि आपका एग्जाम कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड, तो आपको नोट्स भी कैसे चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कंप्यूटर पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्क्रीन के लिए आप थोड़ा अडोप्ट यहाँ पे होने चाहिए। इसलिए जब 10 ईयर के पेपर है ना, 10 ईयर के पेपर किस फॉर्म में मिलता है, पीडीएफ के फॉर्म में। बट हमने उन 10 ईयर के पेपर को, सारे क्वेश्चंस को, उनके सारे टेक्स्ट को हमने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बदल दिया। आप वो सारे जो 10 ईयर के पेपर्स हैं उनको कंप्यूटर बेस्ड दे सकते हो, क्योंकि हम चाहते हैं जिस पैटर्न की आप तैयारी कर रहे हो ना, वैसा स्टिमुलेशन आपको मिले, रियल एग्जाम स्टिमुलेशन आपको मिले, आपके सामने कंप्यूटर हो और आप इसे टिक करते हुए नेक्स्ट जाते हुए अपनी गलतियों को सुधारते हुए और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे पाओ, कि आप 120 मिनट में खत्म कर पा रहे हो, माइनस मार्किंग में कैसे इंटेलिजेंट गेस का यूज़ करो। अच्छा, एक और चीज़ है, जो हम पैकेज दे रहे हैं ना उसमें 19 सब्जेक्ट के 19 कोर्सेज है, प्लस एक स्पेशल कोर्स है, मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल। उसका मीनिंग क्या है कि वो एक्सक्लूसिव कोर्स है, वो RUHS के लिए एकदम एक्सक्लूसिव है। उसमें ऐसी चीज़ें ली है ना जो 10 ईयर पेपर का एक्सट्रैक्ट है, कौन से पैटर्न पर जा रहा है, एग्जामिनर किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, वो चीज़ हमने एनालिसिस करके ऐसे सेशन बनाए हैं कि क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। यदि 10 साल में क्वेश्चन उनसे आए तो बताओ 11 साल में आएंगे सही। फिर भी हम हमारे बच्चों को चाहते हैं पूरे कॉम्पिटेंट बने, चाहे पेपर बदल जाए पर उनका स्कोर नहीं बदलना चाहिए। इसके लिए हमने उनको 19 सब्जेक्ट के 19 कोर्सेज भी साथ में दिए। और अप्रोच ये बताइए, रोज के 2 घंटे हमने जो आपको CBT वाला दिया है ना, 10 ईयर के पेपर जो कंप्यूटर बेस्ड दिए हैं उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद हमारा एक्सक्लूसिव जो मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल है, जिसमें हमारे प्री टेस्ट है, जिसमें हमारे स्पेशल सेशन है, सब्जेक्ट वाइज है, वो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज अलग हैं, सब्जेक्ट वाइज स्पेशल सेशन अलग है, तो उनको करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ पूछती है, क्या चीज़ पूछी जाती है। हमने उस पूछे जाने वाली चीज़ से आपके लिए कैसे मटेरियल बनाया। उसके बाद आप हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये खुद डिसाइड करेंगे कि 60 दिन में आपको कौन सा सब्जेक्ट कब करना है। आपको नहीं समझ आता हमें बता दो, हम पूरा आपके लिए कस्टमाइज एक शेड्यूल लेके आ जाएंगे कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। पहले हमारे कोर्सेज से सब्जेक्ट पढ़ने का क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि हमने आपको पूरी बैक्टीरियोलॉजी नहीं दी, बैक्टीरिया में जो कल्चर में दिया है, टॉक्सिन्स है, नेम्ड बैक्टीरिया है, फीवर्स है, ऐसी चीज़ें आपको दी है। पूरा रिकेट्सिया नहीं दिया, रिकेट्सिया का एक टेबल दिया जिससे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एक चीज़ समझो, पहले नीट में 300 क्वेश्चन आते, पता है आजकल कितने आते हैं, कम हो गए 200। IELTS में कितने आ रहे हैं, 100। जब 100 क्वेश्चन है, 19 सब्जेक्ट है,
तो एग्जामिनर के सामने भी चैलेंज है कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ों से ही देगा। क्या 100 के 100 क्वेश्चन रेयर चीज़ों से बना सकता है? नहीं बना सकता। 90 क्वेश्चन तो वही आने 4 रेयर से बना देगा, 5-6 क्वेश्चन उल्टे सुल्टे दे देगा। आपका रेट यदि आपका स्कोर यदि 80 आ गया, सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन पक्का है। यस। सो हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि आपके 75 मार्क्स हैं। हम इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। यस। हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि आपके 75 प्लस मार्क्स हैं, क्योंकि हमने 75 को टॉपिक तो आपके लिए ढूंढ लिए हैं और वो हम आपको बार बार बता रहे हैं। और चीज़ें क्या होती है, जैसे आप आज पढ़ लोगे, रिवाइज नहीं करोगे, कोई मतलब है नहीं। इसका तोड़ भी हमने यहाँ पे निकाला है। जब हम लाइव क्लास लेते हैं ना, जैसे हमारे नाम के आगे स्कीबीज आता है। कल मैं पढ़ा रहा था वो टॉपिक पढ़ा रहा था एंटोमोलॉजी, उसमें आया कि माइट वाला चैप्टर आया था, माइट से कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो उसमें स्कीबीज का नाम आ गया था। मैंने बच्चों को 12 पॉइंट ऐसे स्ट्रॉन्ग बोले जो स्कीबीज पर पूछे जाते हैं। उन 12 लाइन से बाहर कोई पॉइंट नहीं जा सकता। 12 पॉइंट मैंने उनको बोले थे कि इसके बीज जैसे सार्कोप्टेरा इसके बीज से होता है, पैथोगोनोमिक साइन इसका प्रोड्यूस होता है, सर्कल ऑफ दी हेप्टास इसमें मिलता है, स्टेटम कोनियम में रहता है। इसके अलावा तीनों वेरिएंट, नॉर्वेजियन स्केबीज, स्केबीज इनकोग्निटो, यस, नोडुलर स्केबीज ये बता दिए थे, परमेथ्रिन 5%, आइवर मैक्टीनियम को बता दिया था। यस। सो किस तरह की डिजीज है, वाटर वास देगी, वाटर बेस देगी, वाटर लेट है, पीएसएम वाला पॉइंट। सो सारी चीज़ें उनको एक ही साथ रिवाइज कर देती। जब भी शिंजेल्स आता है उनको मैं रिवाइज करा देता हूँ। जब भी पीएसपी नाम आता है, चाहे वो कहीं भी आए, मैं उनके पॉइंट जो पूछे जाते हैं ना उनको साथ के साथ वहीं रिवाइज करवा देता हूँ। क्या आपसे बुक नहीं खुल सकती तो हम रिवाइज कराएंगे। आप एक्टिव रिकॉल नहीं कर सकते, हम पूछ पूछ के रिवाइज कराएंगे। आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते, हम आपको लाइव टेस्ट कराएंगे। जब आप लाइव हमारे सामने बैठोगे, हम आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाएंगे, कहेंगे बेटा कमेंट सेक्शन में लिखो, तो क्या सोल्व करोगे? अब तो सोल्व करोगे, खुद नहीं कर सकते, नेगेटिव पॉइंट आते हैं और दूसरी चीज़ें हैं, फोकस नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट जब आमने सामने बैठे हो तब तो करोगे। ये बात तो क्लियर है। तो रिजल्ट तो कहीं ना कहीं आपका निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप भी यहाँ पे डेडिकेशन शो कर रहे हो और हम भी आपके लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये चीज़ तो क्लियर है। तो क्या आप 2 महीने में कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अप्रोच कैसी है, एकदम सेलेक्टेड, एग्जाम पैटर्न पर, एग्जाम के ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए, तो पक्का से आप यहाँ पे चीज़ों को क्रैक कर सकते हो। केवल इतनी सी चीज़ है, जो 4 घंटे आपके पास है ना, उसको 100% यूटिलाइज करना है और उसी जगह यूटिलाइज करना है जहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, जहाँ से रिजल्ट आपको मिलेगा। यस। और प्रायोरिटी से काम करना है। प्रायोरिटी मतलब पहले पुराने साल के क्वेश्चन करो, 100% वाले सेशन देखो, उसके बाद सब्जेक्ट हमारे कोर्सेज से करो, फिर आपने जहाँ से पढ़ा वहाँ से करो। देखो जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से भी पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि जहाँ से आपने शुरू से पढ़ा है ना, उसकी इमेज मेमोरी आपके पास में है, तो आपको केवल चीज़ों को पलटना है, जो नोट्स है उनको देखना है, तो आपको यूँ नहीं लगे कि मैंने वो पुरानी जो नोट्स है वो नेगलेक्ट कर दी। यस, कॉन्फिडेंट आपको हर तरीके का यहाँ पे देना पड़ेगा। और जैसी चीज़ों को आप सोचते हो वैसी सोच आपकी बनती जाती है, वैसी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है और वैसे ही आप बनते जाते हो। तो आपको एक विनर वाली फीलिंग यहाँ पे रखनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, इतने मार्क्स आएंगे, जब तक नहीं आएंगे मैं यहाँ पे चलता रहूँगा। जस्ट, और बिल्कुल ये नहीं सोचना है एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो रिजल्ट का नहीं सोचना है, ये सोचना है कि ये एग्ज़ाम है, मुझे अपना बेस्ट देना है। यस, मैं जितने मार्क्स ला सकता हूँ ना, उतना मुझे यहाँ पे बेस्ट देना है। कितने लाना है, कितना टारगेट है, कितनी कट ऑफ है, उस पर ध्यान नहीं देना। आपको पता है मैं भी रेजिडेंसी में था, पता है ये चीज़। उस टाइम मैंने जो फॉर्म भरा था, फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी में फॉर्म भरा था, सर्जरी कितनी मतलब कितनी हेक्टिक रहती, पानी पीने का टाइम नहीं मिलता, ये चीज़ पता है। यस, उस टाइम में मैंने फॉर्म भी, मेरे जो साथ में जो रेजिडेंट था उसके कहने पर फॉर्म भरती थी, ठीक है। ईमेल मेरा गलत भर गया था, जल्दबाजी में हम फॉर्म भरने गए, थोड़ा सा टाइम निकाल के SHU की जगह मैंने क्या लिख दिया, SU। पेमेंट मेरा कट गया, मोबाइल से मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, बट जो ईमेल पर जो चीज़ें आती है ना वो मेरे नहीं आई। एग्ज़ाम के लास्ट डेज तक मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने ईमेल ही गलत भर दी। मैंने काफ़ी बार हेल्पलाइन पे ट्राई किया, फ़ोन किए, टाइम तो मिलता नहीं था इतना, फिर भी मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते रहते हैं। ये होप रखी थी, ऐसा नहीं, बच्चे काफ़ी मुझे कहते थे यार क्या करेगा, एडमिट कार्ड तो आया ही नहीं है, ये चीज़ें। तो खुद का भी ये था यार, पढ़ाई कैसे करें, जब एलिजिबल नहीं होंगे एग्जाम के लिए तो पढ़ाई कैसे करें, फॉर्म ही गलत भरने में आ गई, ये चीज़ आती दिमाग।
अभी आपका फॉर्म गलत भरना में आ जाए तो क्या आपका मन करेगा पढ़ने का उस चीज़ के लिए, जो उस जिस एग्जाम में आप दे ही नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ यदि से नहीं करेगा ना वो चीज़ें लेगी। और फिर इतनी बिजी रेजिडेंसी, इतनी सारी वहाँ पे प्रॉब्लम्स और पेशेंट केसेस, इमरजेंसी ड्यूटीज़ एंड ट्रॉमा ड्यूटी सब रहती है। तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करेगी इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। सो लास्ट का जो दिन था ना, मतलब जैसे कल एग्ज़ाम है, बच्चों के सेंटर काफ़ी दूर दूर आ रहे थे, किसका जोधपुर, अजमेर, इस जाने में ही 1-2 दिन मिलेंगे। और आपको पता है पीजी में छुट्टी मिलती है नहीं। पूरे दिन की तो छोड़ो, इवनिंग शिफ्ट की भी छुट्टी नहीं मिलती कि शाम को राउंड कोई और करा दे, ये चीज़ पता है, रिप्लेसमेंट देना पड़ता है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं फर्स्ट ईयर को, मतलब बात नहीं करा। तो इस चीज़ में क्या होता है कि लास्ट के टाइम पे मेरी ट्रॉमा ड्यूटी लग गई थी और रात को 9 बजे मैंने वापस से उनको जो ईमेल था वो किया। और फिर मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने मुझे लैंग्वेज लिखाई कि ऐसे ऐसे भेजो, कल एग्ज़ाम है, और आधार कार्ड और मेरी जो बाकी RMC सब डॉक्यूमेंट है मैंने उनको भेजे कि मैं वही असली पर्सन हूँ और मेरा ईमेल गलत हो गया था इसलिए मुझे वो चीज़ें नहीं आ पा रही है। तो उन्होंने मुझे रात को 10 बजे एडमिट कार्ड भेजा। बताओ कितने बजे भेजा? 10 बजे। और सर्जरी की इमरजेंसी में रात के 10 बजे के टाइम पे कितनी ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, एम्बुलेंस कैसे रन करती है, कितना भागा दौड़ होती है, समझ पा रहे हो? मोबाइल खोल के देखने का ही टाइम नहीं होता है। और मुझे बॉस ने बताया कि शुभम चेक कर ले एक बार, क्या तेरा एडमिट कार्ड आया है? देखा तो एडमिट कार्ड था, उदयपुरी सेंटर था, काफ़ी अच्छी चीज़ थी। सुबह पेपर था, सुबह 7 बजे पेपर के लिए जाना था, रिपोर्टिंग थी। और ट्रॉमा की इमरजेंसी चल रही थी, नाइट चल रही थी। मतलब रात भर सोए नहीं। स्टूडेंट में कहते हैं कि अपनी नींद पूरी लो, एग्जाम में क्या कहते हैं वो, नींद पूरी लो। रात भर में नहीं सोया, मैंने काफ़ी ट्राई किया कि कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए मेरी जगह, कोई ड्यूटी कर ले। बस सबकी ड्यूटियाँ फिक्स होती, सबको अपनी अपनी ये क्या, तो पहले बताओ। तो पूरी ड्यूटी करके सुबह 6 बजे मैं एक बॉस को बोला कि आप अपनी ड्यूटी करने से पहले 1 घंटा यहाँ रुक जाना, मैं पेपर देने जा रहा हूँ। फिर किसी इंटर्न को बिठाना और जो एक और बॉस थे उनको ऐसे मतलब एडजस्टमेंट से करना थोड़ा थोड़ा, मैं 2-3 बजे तक मैं आ जाऊँगा। उसके बाद की जो ड्यूटी होगी ना ट्रॉमा की, वो मैं कर लूँ। ऐसा करके मैं पेपर दे देंगे। पेपर रात को 10 बजे आया। बताओ उदयपुर में फर्स्ट ईयर में क्या टाइम मिलता है कहीं जाने का, मतलब घूमने फिरने का कोई टाइम मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता ना। कभी भी पेशेंट आ जाता है, कभी भी देखने उनको जाना पड़ जाएगा, तो टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। तो इस कंडीशन में मुझे ये भी नहीं पता कि सेंटर कहाँ है। सेंटर था काफ़ी 15-20 किलोमीटर दूर पे, और सुबह पहले निकलना था। तो वही मैप पे लगाया एड्रेस और निकल गए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, टाइम पे वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में पेपर दिया, पर पेपर मैंने यही सोच के दिया कि ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट क्या आएगा, बस क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, मैं 2 बार नीट क्लियर करके आया हूँ। तो इससे पहले भी पता है मैं रेजिडेंसी में था, साइकेट्री में था, इससे पहले जेलन अजमेर में। तो मैंने यही सोचा कि मैंने 2 बार पेपर क्लियर कर रखा है, MBBS में इतना अच्छा पढ़ रखा है, और काफ़ी बार यूजीस के क्विजेस में भी गया हूँ, और यहाँ भी मैं डेडिकेटेड होकर काम कर रहा हूँ, पेशेंट्स को देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी चीज़ के लिए तो मैं यहाँ पे ऑनेस्ट हूँ, ठीक है। तो मैंने यही सोचा कि रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर मुझे मेरे पुराने चीज़ को अप्लाई करना है, क्लिनिकल नॉलेज को यहाँ पे पूरा अप्लाई करना है, और पूरी कोशिश करनी है कि आंसर कैसे न कैसे जहाँ मैं लगा पाऊँ, मैं कोशिश करूँगा कि सही आंसर लगाऊँ। यही मैंने कोशिश करी थी। पेपर मैंने शुरू कर दिया था, बिल्कुल मैंने नेगेटिव थॉट नहीं सोचा, एकदम फ्री माइंड से होकर मैंने वहाँ पे पेपर अटेम्प्ट किया, और जब रिजल्ट आया तो 72 मार्क्स मेरे थे। ऐसी सिचुएशन में जब एडमिट कार्ड नहीं था, ऐसी सिचुएशन में जब फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी थी, ऐसी सिचुएशन में जब मुझे पता नहीं था एग्जामिनर का सेंटर का है, मतलब एग्जामिनेशन का सेंटर का है, और उसमें 72 मार्क्स मेरे आए। यस, मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, बट मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा जो वो आते हैं। मुझे जनरल की सीट अलॉट हुई, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि OBC का सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम के लिए ईमेल गलत हो गया, एडमिट कार्ड नहीं आया, तो ऐसा कुछ प्रिपेयर्डनेस वो थी नहीं। यस, सो जनरल कैटेगरी से उन्होंने मुझे PHC अलॉट की उस कंडीशन में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको मोटिवेट करेगी। मुझे तो पढ़ने का 1 मिनट भी नहीं मिला, आपको पढ़ने का 4 घंटे मिल रहे हैं। तो क्या आप ये चीज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है, खुद में ये होप हो कि मैं कर सकता हूँ, डेडिकेशन हो, विल पावर हो, एक फ्री माइंड हो। रिजल्ट का कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अटेम्प्ट करना है, बेस्ट अपना देना है। पढ़ रहे हो, मोबाइल नहीं चलाना, आसपास शोर नहीं होना चाहिए, पोस्टर आपका एकदम अलर्ट होना चाहिए। यस, ये सोच के कि जो पढ़ूंगा वो मुझे याद रहेगा एग्जाम में, उसमें मैं पूरा प्रोडक्टिविटी लाऊंगा।